तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये हम लोग का जैव प्रक्रम में पोषण चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पोषण के बारे में बताया था कि पोषण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखेंगे कि यह होता क्या है और ये क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया इसकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन हमें डेफिनेशन नहीं सीखना, हमें सीखना है प्रकाश संश्लेषण वाकई में है क्या। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन किसी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, वैसे ही पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे सूरज के पर इतना आप ये इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ओके, तो ग्लूकोज का निर्माण करना मीन्स अपने लिए जो भी उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको करना। और ग्लूकोज ही नहीं बनता, बाकी चीजें भी बनती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, मीन्स कि सूरज का प्रकाश होना चाहिए, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु, ओके, सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये लाइन थोड़ी लंबी लिखी हुई है। ओके, तो मे भी एक बार में पुनः समझ आए, लेकिन मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि जो पौधे होते हैं, ओके, वो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसके लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है। फर्स्ट वन इज सूरज का प्रकाश, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज जल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये बता रहा है कि सूरज का प्रकाश होना जरूरी है। सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता होगा कि कार्बनिक अणु और अकार्बनिक अणु किसको बोलते हैं। तो कार्बनिक अणु उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। ओके, एंड अकार्बनिक अणु उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में ना हो। ओके, अगर साथ में, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा अणु है जिसमें कि कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो उसको कार्बनिक अणु बोलेंगे। आप केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़े होंगे और या फिर आगे चल के पढ़ेंगे। तो कार्बनिक अणु उसको बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सरल अकार्बनिक अणु है। और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर, ओके, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीन्स सूरज का प्रकाश भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब है इसके अलावा जल, जल भी जरूरी होता है। और जल का क्या उपयोग होता है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जो सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, जो कि जिसका के फॉर्मूला होता है H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर, ओके, तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 प्लस H2O है, इसको बना दिया जाता है पादप कोशिकाएं में, उसका पादप कोशिका में उसको चेंज कर दिया जाता है, स्थिरीकरण कर दिया जाता है। स्थिरीकरण करना मतलब एक 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 फेज से दूसरे फेज में जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड था, अब ये दूसरे चीजों में बन जाएगा। ठीक है, तो पादप कोशिका में स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ग्लूकोज के पहले कार्बनिक अणु लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस कहीं ना कहीं इस ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन होना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, या फिर आपको याद भी होगा C6H12O6। तो C6H12O6 में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। इट मीन्स यह एक कार्बनिक अणु है, कार्बनिक कंपाउंड है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन और जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। ओके, तो ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में समझा देती हूँ क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिकली एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा सभी हरे पौधे, ओके, सभी हरे पौधे मीन्स सारे हरे पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक अणु जैसे कि CO2, ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और जल का पादप, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड के पहले सरल अकार्बनिक अणु लगा रहे हैं। ये एक विशेषण जो कि बोलेंगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है CO2 के लिए, कि CO2 होता क्या है, उसके पहले एक लाइन लिख दिए, एक शब्द लिख दिए, तो अगर कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा तो उसको दिखेगा कि हाँ, इस बच्चे को ये भी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, वो एक अकार्बनिक अणु है। मीन्स इस बच्चे को कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब पता है। तो बस इसी के लिए इस आंसर को थोड़ा सा सजाया गया है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप इसका इक्वेशन देख सकते हैं। इसका इक्वेशन होता है, ये तो एक लैंग्वेज में हो गया, लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, और इसमें दिया गया है सूरज का प्रकाश एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल आता है पौधे के पत्तियों से, ओके, पौधे के पत्तियों से, और ये सूरज का प्रकाश सूरज से, ओके, एंड देन ये बनाता है ग्लूकोज को, ओके, तो ये ग्लूकोज है। साथ में निकलता है ऑक्सीजन, जिसको कि हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, तो यही ऑक्सीजन जो निकलता है उसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। साथ में ये निकलता है वाष्प, जो कि आप अक्सर सुनते हैं कि पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र से वाष्प निकलता है, तो ये वही जल है जो कि वाष्प के रूप में निकल जाता है। ओके, और ये होती है पूरी प्रक्रिया। तो ऐसे जैसे कि हम सुनते हैं कि हमें ऑक्सीजन पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, तो वो ऑक्सीजन हमें यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के होने के बाद पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, ये वाला ऑक्सीजन। ओके, तो ये था प्रकाश संश्लेषण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपके एग्जाम में बहुत बार मीन्स बहुत बार आ जाता है, और आया हुआ भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, तो और ये समीकरण तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बस बायो में नहीं, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होने वाला है, इस समीकरण का। तो ये इसको आप ध्यान पे रखिएगा। और ये आप समझ रहे होंगे कि 612 क्यों लिखा है, तो ये बेसिकली एक केमिस्ट्री में एक टर्म होता है बैलेंस करना, संतुलित समीकरण। तो ये बस उस दोनों, जैसे ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो दोनों को संतुलित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड में 6 कार्बन है, C6 मीन्स 6 कार्बन है, और लेफ्ट साइड में अगर ये 6 नहीं लिखते तो 1 कार्बन रहता, तो इसको भी 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 ऐड किया, और फिर यहाँ पे 12 ऐड किया, क्योंकि इधर यहाँ पे 6 दो हाइड्रोजन था, उसमें मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 12 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, टोटल 24 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी 24 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन था, अब मुझे 24 लाना था, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो 12H2 मीन्स 24 हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, संतुलित करना समीकरण को, वो आप वहां पे सीखेंगे। तो ये था प्रकाश संश्लेषण। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। ओके, तो ऐसा आप बहुत बार बुक में पढ़ेंगे कि या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। ओके, और दे देगा जड़ या तना जो भी, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा पत्ती का, तो वहां पे हमें टिक करना होगा पत्ती। लेकिन ये है क्यों, रीजन क्या है पत्तियों को ये कहलाने का कि ये एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो उसका रीजन एक है कि पत्ती, अभी जैसे मैंने बताया ना, ये क्लोरोफिल यूज होता है, ओके, और ये पत्तियों के द्वारा मिलता है, तो यही मेन रीजन होता है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लंबे लाइन में वो बताते हैं, और इसके अंदर की क्या कहानी है वो बताते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लोरोप्लास्ट नामक एक तत्व में होता है। तत्व नहीं बोलेंगे उसको, एक अंग बोलेंगे, या फिर उस सॉरी उसको, वो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, तो उसको एक वर्णक बोल सकते हैं।
ओके। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो शुरू से लास्ट तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ओके, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे क्लोरोफिल का यूज हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लोरोफिल पत्तियों से आती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से आती है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं और चूंकि, ठीक है, अब ये बोला जा रहा है, ये मेन रीजन दिया जा रहा है कि चूंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अधिकांशतः पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं क्लोरोप्लास्ट को ओके इसलिए सॉरी इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में वो मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में। और जो वो एक पौधे में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है वो मौजूद होता है पत्तियों के अंदर। इसीलिए हम यहाँ पर पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। ओके, क्योंकि पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में हो रही है और जो क्लोरोफिल यूज हो रहा है वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वही पत्ती के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। ओके, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरित लवक इसका हिंदी में नाम है, आप नाम सुने होंगे। ओके, मैं अभी तो, बोल रही थी जो शुरू में कि क्लोरोप्लास्ट एक तत्व है, वो गलती से मैंने बोल दिया, वो एक तरह का लवक है। ओके, तो हिंदी में उसको हरित लवक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब पत्ती को तो प्रकाश संश्लेषी अंग बोल दिए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं, क्योंकि ये पत्ती के अंदर होता है। ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव में आता है कि इसमें से कौन क्लोरोप्लास्ट क्या है, या फिर प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, या फिर प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि ये दो लाइन 2 से 4 ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहा है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज को अच्छे से देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स अलग से देखने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली बिहार बोर्ड में आपको पता है कि हाफ मार्क्स 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं, तो ये आपका पूरा ओ भी कवर होगा, साथ में मैं नोट्स भी दे रही हूँ तो सब्जेक्टिव भी कवर हो रहे होंगे। अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी रिलेटेड है प्रकाश संश्लेषण से ही। ओके, तो आपको पता है कि स्टोमाटा का नाम आपने सुना होगा। ये पत्तियों में पाई जाने वाली एक संरचना है, जो कि जब वाष्प निकलता है तो इस स्टोमाटा से ही निकलता है। ओके, तो अब ये क्या होता है ना कि पत्ती के ऊपर एक संरचना रहती है जो कि खुलता है और बंद होता है, जिसके द्वारा वाष्प बाहर निकलती है। तो अब स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये है क्वेश्चन। ओके, क्योंकि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा के बारे में पढ़ना, ये क्या है और ये इसका क्या काम होता है, ये 9th क्लास में भी था। ओके, और 10th में भी अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। बेसिकली मैं इतना बता देती हूँ कि स्टोमाटा पत्तियों पर एक संरचना होती है जो कि खुलती और बंद होते रहती है, और इसके खुलने और बंद होने पे मतलब वाष्प जो निकलना होता है वो खुलती है तो वाष्प बाहर निकलता है, देन ये बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि स्टोमाटा क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टोमाटा का जो खुलना और बंद होना है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर होगा कि स्टोमाटा जो है उसका खुलना और बंद होना कोशिकाओं, या फिर उसको गार्ड सेल्स भी बोल सकते हैं, कि स्फीति द्वारा नियंत्रित होता है। ओके, तो अ, कोशिकाएं जो होती है, ओके, उसके उसकी एक स्फीति नामक उसमें एक अंग होता है, एक संरचना होती है, जिसके द्वारा ये स्टोमाटा का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। कोशिकाओं को यहाँ पे गार्ड सेल्स बोला गया है, क्योंकि कोशिकाएं बेसिकली रक्षा ही करती हैं। ओके, ये कोशिकाएं जो है ना, ये वाली कोशिकाएं, इनको गार्ड सेल्स बोला गया है, क्योंकि सेल्स मीन्स तो आपको पता ही है कोशिका होती है, लेकिन गार्ड मीन्स एक तरह का चारों तरफ से उसको घेरे हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए कोशिकाएं।
ओके, कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाले चीजें। ठीक है, तो गार्ड सेल्स की अस्फीति द्वारा नियंत्रित होता है जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं तो स्टोमाटा खुल जाता है। ओके, तो जैसे मान 1 मिनट में अब आपको एक बार पूरा सेंटेंस बता देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। तो जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके खुल जाती है तो स्टोमाटा खुल जाता है। ठीक इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषण अवशोषित कर लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाती है और स्टोमाटा बंद हो जाता है। ओके, तो जो स्टोमाटा है वो आपको पता है कि पत्तियों पर मौजूद एक संरचना है और हर जगह कोशिका पाई जाती है, या वो पौधा हो या वो जीव हो, ये तो आपको पता ही है। तो जो कोशिकाएं हैं वो जल अवशोषित करती हैं। ओके, जो ये स्टोमाटा है इसके चारों ओर जो कोशिकाएं हैं वो जल अवशोषित करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर और इसके चारों ओर कोशिकाएं हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये पत्ती है, इसके अंदर कोई स्टोमाटा है और इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो जब कोशिका के पास जल जाएगा, ओके, जल अब कहाँ से आएगा, तो वही प्रकाश संश्लेषण के बाद जो जल बना था जो कि वाष्प के रूप में निकल जाता है। ठीक है, अभी आप रिलेट कीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ। तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जल बना था वो वाष्प के रूप में अब पत्तियों से बाहर निकलेगा। ओके, और पत्तियों से बाहर निकलने के लिए उसे स्टोमाटा से बाहर निकलना होता है, और जब वाष्प स्टोमाटा से बाहर निकलता है वो तब होता है जब स्टोमाटा खुलता है। ठीक है, तो जो स्टोमाटा के अंदर की कोशिकाएं हैं वो जब जल अवशोषित करेंगी, वही जल जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ है, तो ये फूल जाएंगे। किसी चीज में जल अवशोषित, कुछ भी चीज जल अवशोषित करेगा तो फूल जाएगा। कुछ भी चीज में, जैसे आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे या आप सुने होंगे कि परासरण विसरण की प्रक्रिया, कि पानी में अगर आप किशमिश रख देते हैं तो ये फूल जाता है, क्योंकि पानी अंदर, पानी का स्पीड किशमिश के अंदर जाना इज मोर देन किशमिश का जो रस है वो बाहर आना, बाहर आकर पानी में मिलना। ठीक है, तो वही रीजन होता है कि कोशिका के अंदर जो जल है वो चला जाता है और कोशिकाएं फूल जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर स्टोमाटा है, इसके अंदर कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं अगर फूलेंगी मतलब इनका साइज बढ़ेगा तो ये स्टोमाटा खुल जाएगा। ओके, तो ये स्टोमाटा खुलेगा तो फिर ये जो इस कोशिका के अंदर जल है ये वाष्प बनकर हवा में चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसका अवशोषित हो गया कोशिका का जल तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और फिर से ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है, ये प्रोसेस है वाष्प, पत्तियों से वाष्प के बाहर निकलने का। ओके, और ये जो स्टोमाटा खुल रहा है और बंद हो रहा है ये बेसिकली गार्ड सेल्स या कोशिकाओं के द्वारा, कोशिकाओं की अस्फीति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके, अस्फीति मीन्स एक संरचना जो कि कोशिकाओं के ऊपर रहती है। ओके, तो ये बेसिकली हो गया, प्रोसेस भी हो गया इसमें कि कैसे वाष्प वायु में निकलता है पत्तियों से, स्ट्रोमाटा क्या होता है समझ गए, और ये कैसे खुलता है बंद होता है ये भी समझ गए। परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, मीन्स कि अगर किशमिश है और पानी है तो पानी का जो भी लाइक पानी का गढ़ापन कम है और किशमिश का गढ़ापन ज्यादा है तो पानी किशमिश में जाएगा। ओके, और अगर किशमिश का गढ़ापन कम रहता तो किशमिश का रस पानी में आ जाता, लेकिन यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि किशमिश का गढ़ापन पानी से ज्यादा होता है। वैसा ही ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर का जो लिक्विड होता है वो पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए पानी कोशिका में चला जाता है। ओके, और ये प्रोसेस होता है। तो ये था ऑल अबाउट स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। अब एक प्रयोग है कि एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हमने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ओके, अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक होता है ये भी हमने पढ़ा। ओके, कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश लगता है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल यूज होता है। ओके, और प्रकाश संश्लेषण में जल भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज हमने पढ़ा, ये 4 चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ ये चीजें नहीं रहेंगी तो नहीं होगा काम।
ओके, तो इसके लिए प्रयोग है CO2 को प्रूव करने के लिए कि हाँ CO2 अगर नहीं लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इस सूरज के प्रकाश को प्रूफ करने के लिए और क्लोरोफिल को प्रूफ करने के लिए, मीन्स 3 प्रयोग है। और ये वाटर के लिए प्रयोग नहीं है और ये सिलेबस में भी नहीं है, तो इसको उतना जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये 3 प्रयोग है जिसको कि हमें पढ़ना है कि क्यों CO2 यूज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कैसे प्रूफ होगा कि हाँ ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो रही है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं यूज करेंगे तो कैसे प्रूफ होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। और अगर क्लोरोफिल नहीं यूज करेंगे तो कैसे प्रूफ होगा कि हाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ओके, बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों चीजें जो है वो मैंडेटरी हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को होने के लिए। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, और ये सीरीज अभी चलते रहेगी। आज मैंने बस प्रकाश संश्लेषण का ब्रीफ दिया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, उससे रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट, जैसे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों बोलते हैं, स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा कैसे खुलता और बंद होता है, और वाष्प कैसे बाहर निकलता है, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है वास्तव में, पौधे कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। इसके बाद अब हम लोग ये प्रयोग देखेंगे। तो अब देख सकते हैं ये प्रयोग है जो कि 5 मार्क्स का आता है लिखने के लिए बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगी, साथ में कैसे लिखना है बोर्ड्स में वो भी बताऊंगी इस नोट्स के द्वारा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।